नरेंद्र जी बुढ़ानिया का साफा बनाकर स्वागत करेंगे। राजेंद्र जी राजपुरोहित। कृष्णा जी पुनिया को हरा दुपट्टा भेंट करेंगी राजू देवी चौहान। मकबूल जी मंडेलिया को साफा पहनाकर स्वागत करेंगे कॉमरेड उमराव सिंह। कॉमरेड इंदको पायल जी सैनी सभापति महोदय का दुपट्टा भेंट करके स्वागत करेंगे गौरी देवी बिरमी। हमारे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सलीम काजी जी मंच पे आए, प्रस्थान ग्रहण करें। सलीम काजी जी। मैं स्वागत के कार्यक्रम को एक बार के लिए विराम देकर के निवेदन करूंगा तारानगर विधायक नरेंद्र जी बुढ़ानिया मंच पे आकर के अपना उद्बोधन देंगे। नरेंद्र जी बुढ़ानिया। वॉलेंटियर साथियों से मेरा निवेदन है व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। सभी किसान साथी अपने अपने स्थान पे स्वागत के क्रम में ही राकेश जी टिकैत को किसान का जो प्रतीक चिन्ह है उसकी खेती और किसानी से जुड़ा हुआ हड़ भेंट करेंगे। हमारी डेयरी के चेयरमैन लालचंद जी मूड, ताराचंद जी सारण, इंद्राज जी सारण, साथ में माल्यार्पण और हड़ भेंट करके मरुधरा की धरती पर हमारे राष्ट्रीय किसान नेता राकेश जी टिकैत का हम स्वागत करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार दृश्य है। मीडिया के साथियों से निवेदन है कोई मतलब भाई मीडिया का कोई मतलब किसान एकता जिंदाबाद, 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 हमारे किसान साथियों के द्वारा नेताओं के द्वारा हड़ बैठ करके स्वागत किया जा रहा है। साथी छगन चौधरी, ओराव सिंह भी, राम रतन सिहाग, लालचंद जी मूड, ताराचंद जी सारण, इंद्राज जी सारण, बैठो यार मीडिया लैंड की पूर्णाराम जी छिरंग, राकेश चौधरी, संदीप बेदा सरसों बैठ करके राकेश जी का स्वागत करेंगे। मेरे को बोलना है क्या? जी आप किसान यूनियन के कासिम जी खिलजी से निवेदन है वो मंच पे स्थान ग्रहण करें। बुढ़ानिया जी अपना उद्बोधन देंगे। नरेंद्र जी बुढ़ानिया।
अभी अपने बीच में राजाराम जी भी पधार चुके हैं, इनका भी जोरदार तालियों के साथ सभी किसान भाइयों को बोलूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। किसान एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। आगे की मेहमानों की पंक्ति में हमारे एमएलए, पूर्व एमएलए, राष्ट्रीय नेता, सभापति, चेयरमैन के अलावा और अध्यक्ष मंडल के अलावा जो साथी बैठे हैं, उनसे मेरा पुनः निवेदन है राम भाइयों, आज की मेरा स्वागत करने वाले साथियों से निवेदन है, बुढ़ानिया जी के बोलने के बाद में आए हुए मेहमानों का फिर स्वागत का कार्यक्रम शुरू होगा। सभी साथी बैठ जाएं, प्लीज व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। सभी साथी बैठ जाएं। समय बहुत महत्वपूर्ण है, इनका अगला समय जो है वो स्पीकर की मीटिंग का है, वहाँ पे किसान साथी वेट कर रहे हैं। नरेंद्र जी बुढ़ानिया। बैठ जाओ, पीछे मत देखो बिल्कुल ही। हाँ बस ठीक। स्टेज पे जो वॉलेंटियर है उनसे आग्रह है कि वो नीचे पधारे। स्टेज पे जितने भी कार्यकर्ता वॉलेंटियर है वो नीचे पधारे। चैनल साहब बड़ी मीडिया ने उनको अंदर मत भेजना। आज सरदार शहर की पावन धरती पर संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में इस महा किसान सभा में उपस्थित हमारे किसानों के मसीहा श्री राकेश टिकैत जी, आदरणीय राजाराम जी, सम्माननीय रामेश्वर टूडी जी, बैठ जाओ भैया जी, मकबूल मंडेलिया जी और स्टेज पे बैठे हुए सभी मेरे किसान भाइयों, इस तपतपाती धूप में उपस्थित सभी मेरे किसान साथियों, मैं 2 शब्द बोलूंगा। उससे पहले मैं टिकैत साहब का और हमारे साथ जो मेहमान आए हैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। मेरा सौभाग्य है
ऊपर मैंने दिल्ली के अंदर हैं? सांसद रहते हुए इनके पिताश्री मनोज क्या मनोज क्या सुनो श्री महेंद्र सिंह जी टिकैत के साथ भी मैंने मुलाकात बना लिया मैं आज उनके पुत्र जी के साथ में आप सबसे बात करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सारे काम छोड़ के करते हुए इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, हमारे देश के अंदर इस देश की कमान ऐसे लोगों के हाथ में है जो किसान को बर्बाद करना चाहते हैं, किसान को कमजोर करना चाहते हैं। आज लड़ाई चल रही है अस्तित्व की, किसान के अपना अस्तित्व बचाने की। आज पूरा देश के किसान संगठन, जितने भी किसान संगठन हैं, वो एकजुट होकर के आज इस केंद्र की सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के लिए 3 कानून बनाए गए हैं। ये तीनों कानून किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। आज ये बिल लागू होने के बाद जब पूरी तरह लागू होंगे तो किसान बर्बाद हो जाएगा, हमारी किसानी खत्म हो जाएगी, हम गांव में बैठने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा हमको। ये हालात पैदा हो जाएंगे। साथियों, 70 साल के अंदर इस देश को आजाद करने वाले लोग, आज हम सब लोग इस काले कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हजारों लाखों लोग हमारे बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, आज हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने लड़ाई की लड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हम सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इस कड़ाके की सर्दी में और अब इस कड़ाके की धूप के अंदर आज किसान डटा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, उस किसान की कोई गलती है क्या जो सड़क पे बैठा है? उसने कोई गुनाह किया क्या जो सड़क के ऊपर बैठा है? आज हम सब लोग देख रहे हैं, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? क्या जब उनको साथ दे, क्या उनको कह नहीं सकते कि राजस्थान का किसान आपके साथ करने से कहना बड़ा खड़ा है? आज मैं पूछना चाहता हूं साथियों, ये 3 कानून बने। मैंने राजस्थान की विधानसभा में मैंने इन सबको बोला है, केंद्र को ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। कृषि का अधिकार देने का कानून राज्यों को है, किसान को नहीं है। आज सोची समझी चाल से आज हमारा किसानी पैसा है, हमारा ट्रेड नहीं है, हमारा पैसा है। आज ट्रेड होता तो इनकी हिम्मत होती तो हमारे को टैक्स के दायरे में लेते, जीएसटी के दायरे में लेते। लेकिन किसान जो कृषि है वो हमारा पैसा है। ये ट्रेड मान करके चल रहे हैं, ये ट्रेड मान करके हमारी खेती को कुछ चंद लोगों के हवाले कर देना चाहते हैं। आज चंद लोगों के हवाले करना चाहते हैं, हम बर्बाद हो जाएंगे। आज हमारा कोई अनाज खरीदने वाला नहीं मिलेगा। आज बोलते हैं एमएसपी लागू। मैं पूछना चाहता हूं कि एमएसपी किसान की मदद करना चाहते हैं तो एमएसपी को कानून में क्यों नहीं शामिल करते? उनकी नीयत साफ नहीं है, उनकी नीयत खराब है। आज इस कानूनों से जितनी कालाबाजारी बढ़ेगी, जितनी मुनाफाखोरी बढ़ेगी, आप अंदाजा नहीं कर सकते। साथियों, हमारी मंडियां बर्बाद हो जाएंगी, हमारे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमारी करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाएगी, हमारा ताना बाना सारा नष्ट हो जाएगा। आज हमको एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई के लिए हमें खून भी देना पड़े तो हमको देना पड़ेगा। इसी के लिए हमको तैयार होना है। साथियों, मैं ये बात कहते हुए मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं कि ये अंबानी और अडानी को हमारा किसानी हमारे करना चाहते हैं। आज हम लोग इकट्ठा नहीं रहे, हम लोग गुटबाजी में चले गए, हम लोगों की ना
वो शेरपना हमारा चला जाएगा, हमारा स्वाभिमान खत्म हो जाएगा, हम सड़कों पे आ जाएंगे। इसलिए एकजुट होकर के आज हम किसान भाई यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और संकल्प लेके जाए कि घर घर में जाकर के हर व्यक्ति के पास जाकर के इस काले कानून का विरोध करेंगे, इनको वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। यही बात जो है कि मेरी बात समाप्त करना चाहता हूँ और टिकैत साहब को, इनके साथियों को मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग आपके साथ में, हम सब लोग आपके साथ में, जिस दिन आप आह्वान करोगे उस दिन पूरे बॉर्डर के ऊपर राजस्थान का किसान और चुरू जिले का किसान आपके पास मिलेगा। आप जिस दिन आदेश फरमाओगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ सब साथियों, एक बार सबको उच्चार करके बता दो कि बॉर्डर पे जाने को तैयार है। जय जवान, जय जवान, धन्यवाद। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान की विधानसभा में, राजस्थान एक पहला प्रदेश है जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इन तीनों कानूनों के खिलाफ नया कानून प्रावधान पेश किया और वो पास करके आज केंद्र सरकार के हवाले कर दिया। गवर्नर के पास में पड़ा है 10 एकड़ जमीन किसान की, कोई गिरवी नहीं रख सकता। ये बिल भी किसानों के लिए पास किया राजस्थान की सरकार ने, लेकिन एक गुंडे लोग दबाए बैठे। आपकी एकता से ये सब काम हो गए। धन्यवाद। धन्यवाद पुरानिया जी। हमारे बीच में हमारे प्रदेशाध्यक्ष जाट विकास परिषद राजा राम सिंह मील पधारे हैं, उनका स्वागत करेंगे। लालचंद जी फूल और युद्धवीर जी का स्वागत करेंगे। रामकिशन जी छिपा, राम रतन जी श्याम, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अब मैं आग्रह करूंगा अगले वक्ता के रूप में किसान नेता श्री रामेश्वर जी ट्रूडी से कि वो अपना उद्बोधन देंगे। रामेश्वर जी ट्रूडी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज के इस किसान सम्मेलन में हमारे बीच में पधारे हुए पूरे प्रदेश और देश के किसानों के मशीहा सामान्य राकेश जी टिकैत साहब, हमारे गिरधारी जी भैया, हमारे विधायक डूंगरगढ़, सामान्य नरेंद्र जी बुढ़ानिया, आपके यहाँ से विधायक रहे, अभी विधायक नगर, और हमारे कांग्रेस के कुछ नेता बुढ़ानिया जी, सामान्य बहन कृष्णा पूनिया जी, विधायक राजगढ़ स्टेडियम है गांधी विद्यालय, सामान्य मकबूल मंडेलिया जी, पूर्व विधायक चूरू, सामान्य लालचंद जी चेयरमैन डेरी, ताराचंद जी साहब, सामान्य राजाराम जी मीर साहब, सामान्य इंदिरा जी सारण चेयरमैन मंडी, पायल सैनी जी आपके यहाँ चेयरमैन साहब चूरू नगर पालिका, राजेंद्र जी राजपुरोहित साहब, रणजीत जी सागरा जी पूर्व प्रधान, जयवीर जी गोदारा जी, राजेश पारिक जी पार्षद जी, सामान्य ईश्वर जी डूडी साहब चेयरमैन मंडी, सामान्य छगन जी चौधरी, सामान्य जसवंत जी चेयरमैन साहब, युधिष्ठिर जी, इनका भी जो है आप इस धरती पर हम जो है आप सबकी तरफ से स्वागत करते हैं। सामान्य अभिषेक जी बुढ़ानिया जी, सामान्य हरि सिंह जी बेनीवाल साहब, देवीलाल जी भाकर साहब, सामान्य बेंदा जी और किशन जी सीमा साहब, सरमन जी गडाना जी और मंच पर विराजमान हमारे इस इलाके के और दूर दराज से आए हुए सभी इस इलाके के जनप्रतिनिधि और मुखिया, सभी इस इलाके के दूर दराज से आए हुए गांवों के मेरे बुजुर्गों, किसान भाइयों, युवा साथियों,
और प्यारे बच्चों, आज इस किसान सम्मेलन के अंदर जिस तरीके से आपकी भीड़ हो रही है, मैं सबसे पहले आप सभी की तरफ से, इस क्षेत्र के आम वासी की तरफ से, मैं टिकैत साहब का और इनके साथ में पधारे हुए सभी युधिष्ठिर जी का, राजेंद्र जी का और सभी जो नेता आए और किसानों के हितैषी, उन सबका आपकी तरफ से हृदय तल की गहराइयों से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। आज इस सम्मेलन के अंदर आपको विदित है कि पिछले 3 महीने से मध्य प्रदेश और देश का किसान सड़कों पे बैठा है और सबसे पहले यदि किसी ने झंडा बुलंद किया तो हमारे देश के आम किसान के मसीहा राकेश टिकैत जी ने किया। तो मैं इनको जो बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो पूरे देश के किसान को संभालने का काम किया। आज देश का किसान उस सड़कों पे बैठा है, अरे बनेंगे, वीडियो नहीं बनेंगे, दिल्ली को घेर के बैठा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा टिकैत साहब को कि राजस्थान प्रदेश और दूसरे प्रदेशों के अंदर भी उन किसानों के बीच में जाकर और किसानों का एक मजबूत, एक सशक्त करने का, एक संदेश और संकल्प देने का जो काम कर रहे हैं, मैं इस वास्ते मैं आपका जो है इस राजस्थान की धोरा धरती में आपका स्वागत करता हूं। आज किसानों के सामने भी बुढ़ानिया साहब बता रहे थे कि देश के किसान के सामने अरे डाले भाई, जिस तरीके से केंद्र में बैठी हुई सरकार लाइव वीडियो और हमारे देश के मुखिया ने उन 3 कृषि कानून उस देश के किसान ने ठोकने का काम किया। इन 3 कृषि कानून पूरे देश के किसान के सामने काले कानून साबित हुए। इन तीनों कृषि कानून जो है काले कानून, वो कानून लागू हो गए तो हमारे देश के किसान का नाम जो खत्म हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा और किसान की जमीन छीनने का जो इन्होंने जो षड्यंत्र रचा है, वो षड्यंत्र पूरे देश का किसान ये कामयाब नहीं होने देगा। ये मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं। आज हमारे प्रदेश के किसान की क्या हालत है? आज प्रदेश के किसान, मैं गया था गाजीपुर बॉर्डर, टिकैत साहब के साथ में बैठकर इनके सभी मुखियाओं को मैंने ये आश्वासन देके आया आपकी तरफ से और विश्वास जता के आया कि टिकैत साहब आपको कहीं पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। पूरे प्रदेश का किसान आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। आज आप देखो टिकैत साहब, आप नॉन मीटिंग करके आए। आज इस सरदार सेठ के अंदर हजारों के सैलाब के अंदर आपको विदित हो गया होगा कि राजस्थान प्रदेश का किसान कहीं कोई कम नहीं है। राजस्थान प्रदेश पूरे देश के किसान के सामने गला काटने वाले जो कानून है, उन कानूनों का आज एक ठेठ ठाई में बैठा हुआ हमारा जो गरीब किसान है वो इस बात को समझ चुका है किस तरीके से उन्होंने जमीन छीनने का और किसान को एक समर्थन मूल्य पर उसकी फसल बिकनी चाहिए, उस किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम करना चाहिए। यही लोग प्रदेश के मुखिया मोदी जी की मैं बात करूं, इन्हीं लोगों के द्वारा 2014 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव थे, उन लोकसभा चुनाव में इन्हीं लोगों के द्वारा देश की जनता के बीच में बैठ कर वादे किए थे। वो वादे थे कि किसान की आय दुगनी करेंगे और पूरे देश का जो हमारा यूथ है, जो हमारा भाई है, जो बेरोजगार है, हर साल हम 2.5 करोड़ नौकरी देने का वादा करते हैं। यदि हमें देश की जनता हमें दिल्ली की सत्ता में बिठाती है, सत्ता में बिठाने के बाद हम जो पहला काम ये करेंगे, क्या देश के किसान की आय दुगनी हो गई? क्या हमारे देश का उस युवा जो बेरोजगार की तरफ भटक रहा है, क्या उनको 2.5 करोड़ नौकरी हर साल देने का इन्होंने वादा पूरा किया? क्या ये आपको सोचना है। हम लोग मजबूत और सशक्त तरीके से काम करने वाले लोग हैं। हम पूरे देश और दुनिया का पेट पालने वाले अन्नदाता हैं और उस अन्नदाता के छाती पे जो लात मारने का काम किया है, मोदी जी आप अच्छे से सुन लो इन किसानों की हुंकार को कि आने वाले समय के अंदर यही किसान आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। ये दावे के साथ आपकी तरफ से कह सकते हैं। आज किस तरीके से समय कम है, हम लोग तो आपके बीच में जाया चलना है, क्योंकि आज किसान जो हालात है उस हालात में ये जो मंच पर विराजमान सभी जो नेतागण हैं,
ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस किसान की मुसीबत के अंदर हम लोग भूखे और तीसे आप लोगों के साथ रहेंगे और आप लोगों को न्याय दिला के रहेंगे, ये मैं आपको जो है वादा करता हूं। टिकैत साहब, इनके साथ तो सभी नेताओं का मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, टिकैत साहब आपका जब पसीना बहेगा वो राजस्थान प्रदेश के आम किसान का खून बहेगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं इन शब्दों के साथ में दोबारा आप सबको ये कहना चाहता हूं कि आप मजबूती और सशक्त तरीके से खड़े रहो। हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें लड़ाई लड़कर और हमें जीतना है। इस संकल्प के साथ में, इस संदेश के साथ में आप गांव गाड़ी तक जाकर और गांव के चौपाल पर बैठकर इसके बारे में चिंतन और मंथन करें। मैं इन शब्दों के साथ में, क्योंकि वक्ता खूब है, मैं कई बार आपके बीच में आया, मैं आप लोगों से, क्योंकि हम लोग भी जो है उस ठाणी खेत कल्याण के लोग हैं, हमें उस बात का पता है कि आज किसान किस तरीके से अनाज पैदा करता है और किस तरीके से अपने बच्चों को स्कूल भेजने का काम करता है और किस तरीके से अपने पशुओं की चारे की व्यवस्था करता है, किस तरीके से पीने के पानी की व्यवस्था करता है। इस बात पे अपन जब सोचते हैं तो रो खड़े होते हैं। हम इस चीज से वाकिफ है, आप कोई चिंता मत करें, हम लोग एकता और संगठन से आगे बढ़ेंगे और ये जीत हम लेके रहेंगे। इसी निवेदन के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। धन्यवाद टूडी साहब। अब मैं राजेंद्र जी सूरा पधारे हुए हैं, उनका स्वागत करेंगे। डीसी सांसद रामफल जी कडेला उनका स्वागत करेंगे। सुमेर जी चौधरी और बलवान जी पूनिया हमारे बीच में पधारे हुए हैं, उनका स्वागत करेंगे। रमेश जी पूनिया, इनके ये दुपट्टा भेंट करके तीनों का स्वागत किया जाएगा। राजेंद्र जी सूरा, रामफल जी कडेला और बलवान जी पूनिया। अगले वक्ता के रूप में मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे राजगढ़ विधायक श्री कृष्णा जी पूनिया से कि वो अपना उद्बोधन दें, परंतु समय सीमा का ध्यान रखते हुए 5 मिनट में अपना भाषण है वो अपना समाप्त करें। कृष्णा जी पूनिया। सरदार शहर की इस पावन धरा पर सबसे पहले मैं आप सब किसानों की तरफ से हमारे बहुत ही आदरणीय किसान नेता सम्मानीय राकेश जी टिकैत का मैं स्वागत करती हूँ और आप सबकी तरफ से मैं उन्हें सल्यूट करती हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने किसानों के भावनाओं को जगाया, उनमें एकता दी। मैं आज इस मंच के माध्यम से, चाहे वो सादतपुर की धरा हो, चाहे चूरू क्षेत्र में हमारे सरदार शहर, सुजानगढ़, तारानगर, चूरू, इन सब की बात हो उन किसानों की तरफ से कि हम आपके साथ हर कदम साथ हैं, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। मंचासीन सम्मानीय राजा राम मीर जी, मंचासीन सम्मानीय युद्धवीर सिंह जी, मंचासीन सम्मानीय रामेश्वर जी डूडी, मंचासीन सम्मानीय विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया जी, मंचासीन सम्मानीय हमारे विधायक बलवान जी, सम्मानीय विधायक गिलधारी मैया जी और सम्मानीय मकबूल मंडेरिया जी, पायल सैनी जी, रजिया जी गहलोत। मैं गर्मी को ध्यान में रखते हुए सम्मानित मंच से आग्रह करना चाहूंगी। सम्मानित मंच मैं चाहती हूं, क्योंकि सामने काफी गर्मी है और इसको देखते हुए व्यर्थहार नहीं बनना चाहती मैं सम्मानीय राकेश टिकैत जी के और आप सब के बीच में। सर्वप्रथम सारे यहाँ पर किसान भाई, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, जब तक सम्मानीय राकेश टिकैत जी ना बोले तब तक हमें उठना नहीं है, क्योंकि गर्मी में चने भी हम ही काटते हैं। ध्यान है ना हम सबको? तो ये गर्मी कुछ नहीं कहती, लेकिन उस दिल्ली की सरहद पे जिस सर्द ठंड के अंदर भी हमारे 10 लाख किसान बैठे रहे हैं, उसको भी महसूस करना है कि उन्होंने किस तरीके से इस आंदोलन को चलाया है। ये 3 काले कानून जो केंद्र की सरकार ने हमारे किसानों के ऊपर थोपे, किसान का मतलब खेत में जोतने वाला, जो हल जोतता है। बिरादरी नहीं होती, जात नहीं होती, किसान का मतलब खेत जोतने वाला। और जो 3 काले कानून हमारे ऊपर थोपे हैं, जब तक इनको वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान पीछे नहीं हटे।
मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी, ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि गर्मी और साथ में समय की बाध्यता। आपको ध्यान होगा 3-4 साल पहले जियो फोन आया था और फ्री में सेवाएं देने का वादा किया। एक घर में एक फोन से काम चल जाता था, पर जब फ्री की बात आई तो हर घर में जितने सदस्य उतने फोन हुए कि नहीं हुए। और जिस दिन हमें आदत पड़ गई, लत पड़ गई कि अब हम इस फोन के बिना नहीं रह सकते, फेसबुक व्हाट्सएप के बिना नहीं रह सकते, तो उस दिन उस कंपनी ने हमें ठेका दिखा दिया था, उस रिलायंस कंपनी ने। हुआ कि नहीं हुआ। और आज हम बाध्य हैं वो फोन रिचार्ज करने के लिए और वो 5 या 7 जितने भी घर में मेंबर है उतने फोन रखने के लिए। ये बिल भी वैसे ही है, ये तीनों काले कानून भी वैसे हैं। जिस दिन हम अपनी मंडियों को छोड़कर बाहर फसल बेचेंगे, एक फसल आपको भाव मिलेगा, दूसरी मिलेगा, तीसरी मिलेगा, और जिस दिन मंडियां खत्म उस दिन ये कंपनियां फिर से हमें ठेंगा दिखा देंगी। बेरोजगारी बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी। हमें बंधुआ मजदूर बनाने के लिए ये तीनों काले कानून आएंगे। लेकिन साथियों, समझने की जरूरत है कि इतने किसान अकेले वो पंजाब हरियाणा के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अपने यहाँ पर सबसे ज्यादा मूंगफली होती है, वो हमारे लिए भी लड़ रहे हैं। 1971 के आसपास, 1960 के आसपास किसान आंदोलित था और अपनी आवाज उठाता था कि हमें हमारी फसल का भाव उचित मूल्य नहीं मिल पाता। और उसी समय एल.के. झा की एक कमेटी बनी थी, उसी के अंतर्गत ये खाद्य सुरक्षा बिल को या FCI बोलूं, ये सारा जो सिस्टम चल रहा है, ये सारा का सारा बंद करने का काम ये केंद्र की सरकार करना चाहती है। और वो गरीब साफ मंदिक है जो मजदूरी करके और इस खाद्य सुरक्षा बिल के जरिए अपने परिवार का पालन पोषण करता है, या वो छोटा सा रेडी वाला, चाहे वो गोलगप्पे बेच के, चाहे वो पाव भाजी बेच के किसी तरीके से अपने परिवार का पेट पालता है, तो सबसे पहले मार उनके भी आने वाली है। इस पावन धरा पे मैं इतना ही कहना चाहूंगी सम्मानीय टिकैत साहब और आपकी टीम को कि हम आपके तन मन धन के साथ आपके साथ खड़े हैं। शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे किसान बॉर्डर पे पहुंचे हुए और मैं खुद 3-4 बार बॉर्डर पे गई हूं और मुझे गर्व है। हमने आजादी की लड़ाई तो नहीं देखी, लेकिन जिस तरीके से किसानों का आंदोलन देखता है, हमें गर्व है कि हमने किसान कौम में जन्म लिया है और ये लड़ाई आजादी की लड़ाई से कम नहीं है। तो इसीलिए आप सबसे यही आग्रह करना चाहूंगी कि जो हमारे किसान दिल्ली की सरहद पर बैठकर हमारी तरफ देखते हैं, उनका हौसला ना टूटने पाए। गांवों में धरना लगाना है, गांव में लगाइए, वहां जा सकते हैं तो वहां में जाइए, लेकिन हमें विरोध दर्ज करना है और हमें हमारे हक वापस लेने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णा जी। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे डेयरी के चेयरमैन लालचंद जी मुठ से कि वो अपना उद्बोधन देवे मात्र 1 मिनट में। लालचंद जी मुठ साहब। आज इस किसान महापंचायत में आए गए हमारे आदर्श राकेश जी, महेंद्र भाई साहब, राजाराम जी मीर साहब, रामेश जी डूडी जी, नरेंद्र जी उड़ाने जी, कृष्णा जी, बलवान जी और सभी मनसा सिंह साथियों और गांव से आए सभी मेरे किसान भाइयों, आप जो इस कड़कड़ाती धूप में यहाँ इस मीटिंग में सुनने के लिए आए हैं और एक छोटे से बुलाए पे आप आए हैं, इसलिए आपका ये जुनून और जोश देख के लग रहा है कि टिकैत साहब को आप कंधे से कंधा मिला के इस आंदोलन में साथ दोगे। और मैं आप सबकी ओर से इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सदासर के और चुरू जिले के लोग आपके साथ हैं। जब भी आप बुलाओगे तो आप सब लोग हमारे साथ चल के दिल्ली में इनके साथ आंदोलन मजबूत करोगे। इसी के साथ में आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ और आप आगे इसी तरह से इनका साथ देते रहे। सभी को जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मुठ साहब। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे युवा किसान नेता ताराचंद जी सारण से कि वो आए हुए किसानों को धन्यवाद देंगे। ताराचंद जी सारण। आज इस ग्राउंड के अंदर पधारे हमारे राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता राकेश जी टिकैत साहब और दर्शना जी पूनिया, विधायक साधुपुर
किसान बैठे हैं, इन किसानों के अंदर यूपी, हरियाणा, पंजाब स्टेट, उन राज्यों की स्थिति में यहाँ के किसान हैं वो बहुत आर्थिक स्थिति से कमजोर है। फिर भी इस अगर किसान आंदोलन का जो अपने देश के अंदर भार पड़ रहा है, इसमें आपके साथ सरदार से तहसीलदार किसान कंधे से कंधे मिलाकर हर वक्त आपके साथ रहेगा। यही आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको कहीं पीछे नहीं हटने देंगे, आपके पीछे तैयार मिलेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी लोग यहाँ पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे जितने भी नेता पधारे हैं उनको ये विश्वास दिलाओ कि हर तरह से हम तुम्हारे साथ हैं। खड़े के ऊपर बताओ कि आप जहाँ लड़ोगे, आप जहाँ पसीना बहेगा हमारा खून बहेगा। इसी धन्यवाद ताराचंद जी। मैं आग्रह करूंगा छगन जी चौधरी से कि वो अपना संक्षिप्त में अपना संबोधन दे। छगन जी चौधरी। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता राकेश जी टिकैत, किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युजवेंद्र सिंह जी, राजस्थान जाट महासभा के और शाहजहांपुर बॉर्डर के नेता राजाराम जी मीर, मंच पर बैठा प्रतिनिधि और किसान साथियों, अभी कोई भाषण की बात को नहीं, वे सारा लोग जगह बॉर्डर पर बैठा 70 दिन भाषण देवा, 70 दिन। लेकिन एक बात कहना याद है, पूरे देश का जगह 3 बॉर्डर है, बाका 90 दिन की तपस्या, राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर की 73 दिन की तपस्या भी कोई नतीजा है। आज ही मंच पर सारा जगह अगुआ प्रतिनिधि बैठने बैठा और सारा जगह किसान है। इस चूरू जिले में 1000 लोग पुगे बॉर्डर पर, लेकिन आज भी तपस्या का नतीजा है। हजार लोग आज सरदार शहर में आए हैं, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में संयुक्त मोर्चा का फैसला है किसान पंचायत को। मैं आप सब लोग अधीन बैठे हैं जकाशु भी और कोई 1 घंटा का प्रोग्राम करिए, ऊपर बैठे हैं जका, आपके नेतृत्व में पूरे राजस्थान के और पूरे चूरू जिले के किसानों ने लेके काल की तारीख शू राजस्थान का सारा लोग शाहजहांपुर बॉर्डर रेवाड़ी शू 6 कोस आके बैठे, आपका रात और दिन तपस्या करा और ऐलान है देश की पंचायतों को, ऐलान है पटम पाछा जद आशा जद कानून पाछा उसी एमएसपी में पूरी खरीद उसी न्यू बनी पाछा करियावा ये बात है। सारा का सारा लोग काल शो शाहजहांपुर बॉर्डर करी चारने को प्रोग्राम बनावला और नेता लोग जगह है बाकी भी बात की सार्थकता आई बनी कि आपके नेतृत्व में शाहजहांपुर बॉर्डर पर ज्यादा लोगों ने लेवाला। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान नेता पायल सेने जी 1 मिनट में संक्षिप्त में अपना उद्बोधन के पायल सेने जी। हिंदुस्तान के किसानों की आवाज, किसान नेता सामान्य राकेश जी टिकैत, चूरू के पूर्व विधायक, जिनकी वजह से आज मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ, हाजी मकबूल जी मंडेलिया, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए सभी किसान, मीडिया प्रभारी, एक ही मिनट का समय मिला है। सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगी कि जब भी हम भारत का वर्णन करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जब हम भी पढ़ते थे तब भारत की शुरुआत होती थी, भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज तक जितने
खड़े हैं। हमने जीएसटी भी झेल ली, बेरोजगारी भी झेल ली, नोटबंदी भी झेल ली, लेकिन जो ये किसान है वो आवाज नहीं दबाएगा। ये जो तोहफा है जो हमें बिन मांगे मिल रहा है, ये तोहफा हम नहीं कबूल करेंगे। समय थोड़ा सा है, हम सभी राकेश जी टिकैत को सुनने के लिए आए हैं। हम सभी लोग सरदार शहर चूरू जिले के जितने भी लोग हैं, हम जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करके किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से राकेश जी टिकैत को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि राकेश जी, हम आपके साथ हैं, पूरे चूरू की जनता आपके साथ है। चूरू की सभापति होने के नाते मैं आपको यह आश्वासन दिलाती हूँ कि आपकी एक आवाज के ऊपर चूरू शहर की जनता आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। राजेंद्र जी सूरा आप लोगों को संबोधित करेंगे। ये राकेश जी टिकैत साहब की टीम की है। सम्मानित मंच, आप सबकी और हमारे दिलों की धड़कन, किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र भाई राकेश टिकैत जी, हमारे बड़े भाई युद्धवीर सिंह जी, आपके राजस्थान के आप सबके जाने पहचाने राजा राम जी मील, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठी किसान सरदारी, आज हम सब साथी आप लोगों के हौसले को देख करके हम आपको बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया के माध्यम से लोग कहते थे कि यह आंदोलन 2 या 3 प्रदेशों का है, राजस्थान में आंदोलन पूरा नहीं चल रहा। लेकिन आज ये भीड़ ये बात साबित करती है कि राजस्थान आज 1 नंबर पे खड़ा हो चुका है किसानों के समर्थन में। कल हम लोगों ने राकेश टिकैत जी ने और सभी साथियों ने लाहौर के अंदर एक किसान पंचायत करी थी। उस किसान पंचायत से भी आज सरदार शहर की जो किसान पंचायत है, यह उससे भी दुगनी होने का काम हुआ है। आप लोग बधाई के पात्र हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, यह लड़ाई केवल किसान की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई गरीब की रोटी बचाने की लड़ाई है, यह लड़ाई किसान की जमीन और पगड़ी बचाने की लड़ाई है, यह लड़ाई देश का संविधान बचाने की लड़ाई है। दोस्तों और बुजुर्गों, जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि आप लोग किसान होने के नाते अपनी खेती का काम करें, किसानी करें और एक नजर बॉर्डर पर रखें। तब हमारे नेता आपको बॉर्डर पर बुलाए तो गांव-गांव से इकट्ठे होकर के बॉर्डर पर जाकर के दिल्ली को घेरने का काम करेंगे। आप हाथ खड़े करके इस बात का समर्थन करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद राजेंद्र जी साहब। अब मैं आग्रह करूंगा रामफल जी कड़ेल साहब से कि वो अपना उद्बोधन दें। रामफल जी। बोलना आज की सभा के सभापति जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, पास के श्री युद्धवीर सिंह जी, सभी राजस्थान के सम्मानित सदस्य व राज्य के विधानसभा, राज्यसभा व अन्य प्रकोष्ठों के अधिकारी गण व संसद सदस्य, साथियों, किसान बुजुर्गों, मेरी माता और बहनों, आज जो ये सभा आपकी यहाँ पर हो रही है, हमें भी इसको देख करके बहुत अच्छा अनुभव किया है। मगर एक बात मैं जरूर कहूंगा, जिस प्रकार से नेतागण यहाँ पर आश्वासन देके जाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगा कि जब ऊपर के आदेश के अनुसार सारे राजस्थान के अंदर जो टोल गेट थे उनको बंद करने का आदेश हो चुका था, मगर मैंने देखा रास्ते में 6-7 जो है टोल टैक्स उसी प्रकार से चालू थे। उन्हीं के अंदर आपकी एकता का जो है नदातर होते हुए दिखाई देता है। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, सारा राजस्थान हमारे साथ में तभी होगा, दिल्ली में राजस्थान की जब निगाह होगी जब आप इनके आदेशों को पहले प्रदेश में लागू करेंगे, उसके बाद में गाँव में लागू करेंगे, उसके बाद में दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। इसी बात को लेकर के मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ज्यादा समय ना होते हुए एक ही निवेदन करता हूँ, सब एकता करके आपने गांव-गांव में संगठन बनाए और जो भी राजनेता आपको ये कहता है प्रधानमंत्री, अब मैं इनको समझाएं
जाओ तो जब समझाने आए उनको अच्छे ढंग से मदद दिखाने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हुआ आज्ञा मांगता हूँ। भारतीय किसान यूनियन आवाज दो। अब मैं आमंत्रित करूंगा सुमेर सिंह चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष को माननीय किसान फाउंडेशन, 1 मिनट में संकल्प की बात करें। श्री सुमेर सिंह चौधरी। इससे सुमेर सिंह आए उससे पहले संजय जी कस्वा नारायण प्रधान हमारे बीच में पधारे हुए हैं, उनका स्वागत करेंगे। किशन जी सिंह जिला अध्यक्ष। हमारे बीच पधारे हुए किसान नेता राकेश जी टिकैत हमारे राजस्थान के किसान राजनीति के विश्व पितामह है राजाराम जी मीर साहब और अन्य प्रबुद्ध जन सबका नाम लूंगा तो वक्त ज्यादा जाया होगा। मैं आप सब लोगों से इस कुपाराम जी की कर्म भूमि के लोगों से ये आज गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो मोदी मीडिया आपको गुमराह करने का कार्य कर रही है कि तीनों किसान बिल किसानों के फायदे के लिए लाए गए हैं, वो ये जनता गवाही दे रही है और वो ये समझा रही है, मोदी मीडिया कर रही है कि किसान बिल किसानों के समझ में नहीं आया, वो उनके फायदे के लिए है। ये जनता बता रही है कि हमारे किसान बिल समझ में आ गया और मोदी साहब आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हमें 1600 ईस्वी में जो गुलाम बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसी तरह मोदी अडानी और अंबानी को हमारा गुलाम बनाना चाहता है। उसके विरुद्ध हम समझ चुके हैं। कृषि बिलों को लाके आप यही एजेंडा लागू करना चाहते हैं और ये जनता इस एजेंडे को कभी लागू नहीं होने देगी। पहला, ये कृषि बिल राज्य सूची से कृषि बिल कानून बनने चाहिए थे, उसके बावजूद ये सेंटर में लाके और हमारी खेती और किसानी को हमसे छीनने का कार्य किया गया है। उसके विरुद्ध आप सब लोग खड़े हो गए, इसके लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। किसान भाइयों से अनुरोध है कि हमारे नेता राकेश टिकैत जी बोलेंगे, सारे एक जगह बैठे। मैं राजाराम जी मीर जो राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष हैं उनको आमंत्रित करूंगा। राजाराम जी मीर। बलवान जी। इससे पहले विधायक बलवान पूनिया जी आएंगे, वो संबोधित करेंगे। बलवान पूनिया जी 1 मिनट में अपना संक्षिप्त होगा। सम्मानित मंच, राकेश जी टिकैत साहब और युद्धवीर जी और राजाराम जी तीनों को आपको बहुत गौर से सुनना। मैं तो 2 मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ। साथियों, हमारे तो खून में ही आंदोलन था। मैंने तो नवंबर में जब ये बिल राजस्थान की विधानसभा में केंद्र के बिल के खिलाफ बिल आए थे, तभी कह दिया था कि रणक पार देंगे, रणक। और मोदी जी को हम कहना चाहते हैं, तुम्हारा बहन भी कट जाएगा और तुम्हारा हैंड भी टूट जाएगा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। अब एमएसपी भी मांगेंगे और ये जो खेत में दाना पैदा होगा, एक एक दाना सरकार को किसान का एमएसपी पर खरीदना पड़ेगा। ये लड़ाई साथियों, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि जो हम किसान पंचायतों में लेके आ रहे हैं, वैसा जोश अब हमें संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जो भी कॉल आए, जो भी आह्वान आए, उस पर वही जोश लागू करना है और कह देना है सर भी बहुत बाजू भी बहुत करते ही चलो, बढ़ते ही चलो। इनकलाब जिंदाबाद, किसान का जिंदाबाद। धन्यवाद भैया जी। करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजाराम जी मीर साहब से कि वो अपना उद्बोधन दें। राजाराम जी मीर साहब। राम राम साहब। किसान फेल महापंचायत के अंदर आए हुए हमारे दिल्ली के नेतागण टिकैत साहब, युद्धवीर जी और बहुत से हमारे विधायक, पूर्व विधायक
किसानों को देंगे, जबकि कानून किसान कह रहे हैं हमें नहीं लेना। लेकिन कानून को तो भूल जाओ, कानून को अभी ये नहीं लागू कर सकते। कानून की पॉलिसी ये है कि 1.5 साल 2 साल 2.5 साल तो 3 साल में इनका राज ही बचा है। कानून तो लागू नहीं होगा, ये तो भूल जाओ, नहीं कर पाएंगे। लेकिन एमएसपी देनी पड़ेगी। ये लोग जो सोच के बिल जब लेके आए थे ना, सोच के तो बिल लेके आए थे, ये इनके जो कहते हैं ना कि रोजा गल पड़ गए, तो ये एमएसपी गल पड़ेगी, ये देनी पड़ेगी। जब तक एमएसपी हाँ नहीं करेंगे, लागू नहीं होगी, कानून में आगे नहीं लागू होगी, तब तक ये मोर्चे जारी रहेंगे। मोर्चे बहुत लगे हुए हैं, बड़े बड़े लगे हुए हैं। अपने जयपुर और दिल्ली जो राजधानी जोड़ने वाली सड़क है, उसमें मोर्चा लगा रखा है। पिछले 2.5 महीने से 80 दिन से वहाँ पे रोड बंद करके रहते हैं और वहाँ से पूरा आधा भारत उठता है। गुजरात वहाँ है, महाराष्ट्र वहाँ है, तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है, एमपी है, सारे जो स्टेटें जुड़ रही है, तो इनको रोक के बैठे। बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। आप लोगों को ये जो भाव बताए तो वही का कारण एक ही है कि आप लोग हमारे पास आए, आगे बैठे। सर्दी के टेंट भी यहाँ लगे, बरसात के टेंट भी लगे और गर्मी के टेंट भी लगने चालू हो गए। आप लोग आओगे तो वहाँ गर्मी नहीं लगे, ऐसे टेंट भी लगे हुए मिलेंगे और आपको आना है, वहाँ रहना है। हर आदमी ये विचार करके आए कि मेरे को 10 दिन रहना है, 5 दिन रहना है, 15 दिन रहना है। आने वाला समय, आने वाली सदियाँ आप लोगों की चर्चा करेगी, जानकारी किया करेंगे कि मेरा दादा, मेरा नाना, मेरा ताऊ, मेरा भाई वहाँ उस आंदोलन में रहे थे। ऐसा आंदोलन पहले भी नहीं हुआ, आगे भी होने की कोई उम्मीद नहीं है। ये आंदोलन हटने वाला नहीं है, ये आंदोलन बहुत लंबा नहीं चलेगा, तो भी चलता रहेगा। आप लोगों को आना है। मैं कांग्रेस वाले दोस्तों को कहना चाहता हूँ, हमें कॉन्फ्रेंसी वाइज 200 टेंट लगवा देंगे। एक कॉन्फ्रेंसी का नाम लिखो और वहां आके रहो। 10 आदमी एक कॉन्फ्रेंसी से परमानेंट कर दो, ज्यादा नहीं, 2000 हो जाएंगे। 100, 200, 500 की बात ही नहीं करें। कल कोई कह रहा था 1000 आदमी इस तरीके की बात करी थी। 10 आदमी एक कॉन्फ्रेंसी से ये वहां रहने चाहिए, वो 10 जाए, 10 दूसरा आ जाए। बाकी काम हमने संभाल रखा है, हम कर लेंगे। लोग बहुत जुड़े हुए हैं। ये तो तपती धूप के अंदर तो सामने बैठे हैं ना, सूर्य के सामने मुंह करके, हम तो छाया के अंदर बैठे तो धूप में बैठे। मैं कॉन्ट्रैक्टरों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन एक कॉल भी देता हूँ कि ये सबसे गलत बात है कि इनको भी छाया होनी चाहिए थी। मैंने कल भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ, आगे होने वाली मीटिंग को मांगने आएगा, उससे पहले टेंट की हाँ करवानी जाएगी कि ये टेंट लगेगा पूरा और छाया के अंदर लोग बैठेंगे, धूप में नहीं बैठेंगे। ये जरूरी हो गया, ये ध्यान रखें। ये लोग जो सामने बैठे हैं ना, ये समर्पित लोग हैं। बहुत से लोग जो बॉर्डर पे गए हुए होंगे, क्या जाएंगे, जाने के लिए तैयार है, सब दोनों हाथ उठा के कहने हम जाएंगे। तो हमारा मोर्चा मजबूत रहेगा। बीजेपी का मित्रों एक एजेंडा है, 100 साल से एजेंडा चलाया हुआ है कि बीजेपी आरएसएस देश में राज करे।
हूँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन में वो सरकार भी गिर जाएगी। जिस दिन सरकार गिरेगी ये एमएसपी भी फौरन मिल जाएगी। सरकार गिरी, एमएसपी मिली। अगर हरियाणा को कोशिश करेंगे रोकेंगे तो मैं सोचता हूँ कि ध्यान आएगी, रुक नहीं सकती। इन्होंने राजस्थान की सरकार तोड़ने की कोशिश करी, एक एमएलए के 35 करोड़ रुपए की ऑफर दी और बोले बाकी तुम मुंह से मार ले क्या पैसे के कहाँ से पैसे आ गए? ये बलवान पुनिया उस टाइम का मेंबर है, ये किस तरह दी सारे के सारे एमएलए थे उसमें मौजूद थे। क्या हालत बना के छोड़ दी देश की? आज देश के अंदर ये काम तो नहीं करने दे रहे। आज राजस्थान की हालत बना रखी है इन्होंने। हर टाइम तलवार लटका के रखते हैं हमारे पास पैसे, हम सरकार रखा देंगे। ये लोग कहते हैं कि वोट किसी को दे तो रात को भरना पड़ेगा। ये तानाशाही, हिटलरशाही, ये अब नहीं चलेगी मित्रों। हर आदमी को मालूम पड़ेगा, किसान को मालूम पड़ेगा कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, मजदूर को मालूम पड़ेगा। किसान बचेगा तो मजदूर बचेगा, मध्यम वर्ग का व्यापारी बचेगा, किसान बचेगा तो देश बचेगा, किसान बचेगा तो संविधान बचेगा। आप लोग हमारे वोटर पर आइए, आपकी सेवा के लिए कोई कमी नहीं आएगी। कोई पूछने के गाँव में ताश भी खेल रहे हैं तो हम ताश खेलने की धन्यवाद गिल साहब। अब मैं युद्धवीर जी को आमंत्रित करता हूँ। उनसे पहले हमारे एक युवा नेता है किशन सिंह, वो 1 मिनट के लिए अपना धन्यवाद देंगे। 1 मिनट के लिए। किसानों की बड़े परिवर्तन की लड़ाई में चूरू जिले के सरदार शहर में पधारे किसानों के अग्रणी लोग, मनता सिंह तमाम अग्रणी लोग मेरे सामने, किसान नौजवान साथी, मीडिया के बंधुओं, आपका धन्यवाद। आप छोटे से दिल में पधारे। एक चूरू जिले का नौजवानों का छोटा सा सिपाही होने के नाते मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर 3 कानून अगर वापिस नहीं लिए जाते हैं तो अगर बलिदान भी देना पड़े तो तैयार है। और चूरू जिले के नौजवान किसानों के साथ में साथ में खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई किसान एकता। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे किसान नेता युद्धवीर जी आपको संबोधित करेंगे। हमारे किसान नेता युद्धवीर जी। आदरणीय अध्यक्ष, सम्मानित मंच उपस्थित किसान भाइयों व बहनों, नौजवान साथियों, पिछले 90 दिन से ये संघर्ष चल रहा दिल्ली में। लाखों किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेर के बैठे हुए हैं। 250 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं इस धरने के दौरान। 1 डिग्री तक ठंड गई, तापमान नीचे गया 1 डिग्री तक। 5 दिन बरसात हुई, ओले पड़े, लेकिन संख्या में एक किसान वहां से हिला नहीं। हमारे सबसे बुजुर्ग जो आंदोलनकारी हैं, जो 90 दिन से दिल्ली बैठे हैं, उनकी उम्र 97 साल, और उन्होंने कहा कि या तो किसान, या तो ये कानून वापिस होंगे या मेरी लाश वापिस होगी। जहाँ पे ऐसा जज्बा हो किसानों का, उस किसान को कोई हरा नहीं सकता। निरंतर सरकार ने तमाम प्रयास करके देख लिए, जितने ओछी हरकत सरकार कर सकती थी, 1 से 1 ओछी हरकत की गई। वहां पे लोगों को भेजा गया, पत्थर फेंकवाए गए, पानी की सप्लाई बंद की गई, बिजली काट दी गई, तरह तरह के मीडिया में अफवाह फैलाई गई, लेकिन किसानों ने मजबूती से जवाब दिया। हर एक जो षड्यंत्र किसान के साथ किया, इस दिल्ली की सरकार ने मुंह तोड़ जवाब किसानों ने दिया, मजबूती से डटे। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो कहा जा रहा था कि ये पंजाब का आंदोलन, बाद में कहा कि हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, उसके बाद उन्होंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब का आंदोलन है। आज सरकार कह रही है कि ये 5 राज्यों का आंदोलन है। राजस्थान को भी अब शामिल मान लिया गया इस आंदोलन में, लेकिन अभी 5 राज्यों का कह रही है सरकार, और हमने भी ये तय कर लिया इसको राष्ट्र का आंदोलन बना देंगे। पूरे देश से करोड़ों लोगों को दिल्ली लाके खड़ा कर देंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। ये आप लोगों के बलबूते पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपके बलबूते पे उस सरकार को ललकार रहे हैं
जो अहंकार से भरी हुई है। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, लड़ाई कुछ नहीं है, लड़ाई एक अहंकारी से है। हिंदुस्तान के इतिहास में दो अहंकारी जाने जाते हैं। रावण का अहंकार था, उसके अहंकार की वजह से उसकी लंका जली थी। दुर्योधन का अहंकार था, उसके अहंकार की वजह से कौरव वंश का नाश हुआ था। और ये नरेंद्र मोदी का अहंकार है, इसकी सरकार का नाश करेंगे ये किसान, इसकी सरकार को बस बख्शेंगे नहीं। क्या समझता है वो? एक लड़की एक फिल्मों में काम करने वाली, नाचने वाली लड़की को खरोंच आ गई तो मोदी ट्वीट करते हैं, उसकी खरोंच पे चिंता जाहिर करते हैं और 225 किसान मर गए हैं। एक दफे भी ट्वीट करके उसने ये नहीं कहा कि मुझे किसान के मरने का दुख है। ये इसकी मानसिकता, ये उसके चरित्र को दर्शाता है, ये इनकी कार्यशैली को दर्शाता है। आप बड़े भोले हैं, आपको 1 मिनट में खिलौना बना के बेकाली और बरगला लेता है कोई भी। नरेंद्र मोदी और उसके मंत्री कहते हैं इस कानून में काला क्या, इस कानून में सफेद क्या, ये बता दें। अगर ये कानून किसान के हित में था तो इसको दुनिया महामारी झेल रही थी, कोरोना की वजह से दुनिया घरों से नहीं निकल रही थी। ऐसे समय में इन्होंने देखा कि उचित अवसर है, इसका विरोध नहीं हो पाएगा। अध्यादेश के माध्यम से रातों रात ये कानून लाए गए। अगर ये कानून सफेद थे तो इन्होंने इस समय को चुना क्यों? ये जून में लाए गए बिल, हिंदुस्तान की संसद में सैकड़ों बिल ऐसे पड़े हैं जो सालों से जिन पे बहस नहीं हो रही है, ये जून में अध्यादेश के माध्यम से लाए गए, संसद में रखे गए। संसद की एक प्रक्रिया है, जो भी बिल संसद में रखा जाता है उसमें स्टैंडिंग कमेटी में जाके उस पर सुनवाई होती है। तमाम पार्टियों के सांसद उसका अध्ययन करते हैं, जन सुनवाई होती है, लोगों को बुलाया जाता है, लोगों से राय ली जाती है कि हम एक कानून बना रहे हैं, आप अपनी राय दें। ना तो स्टैंडिंग कमेटी में ये बिल गया, ना जन सुनवाई हुई, ना लोगों से पूछा गया। अपनी दादागिरी और अहंकार की वजह से इस बिल को जून में बिल बनता है और सितंबर में ये बिल पास हो जाता है, पास होकर राष्ट्रपति के साइन होकर लागू कर दिया जाता है। देश में ऐसा काला कानून कोई बना नहीं, चोर रास्ते से लाया गया ये कानून। इस कानून में सबसे पहला जो मंडी व्यवस्था में परिवर्तन की बात की गई वो की गई। हम भी चाहते हैं मंडी में सुधार हो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मंडी को सशक्त बनाया जाए, मंडी में किसान का उत्पीड़न न हो ऐसा प्रावधान किया जाए। 9 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पे मंडी ना हो, सरकार नई मंडियां बनाए, ऐसा सुझाव स्वामीनाथन ने भारत सरकार को दिया था। इन्होंने तो उन मंडियों को नई बनाने की तो बात छोड़ो, जो मंडियां बनी हुई थी उनका ही बिस्तर बांध दिया। ये कानून बनने के बाद मध्य प्रदेश में इस कानून के माध्यम से, इस कानून में है कि जिस आदमी के पास पैन कार्ड है, जिसके पास पैन कार्ड है, नंबर है, वो कहीं भी खरीद कर सकता। एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में जाके मंडी स्थापित की उसने, इस कानून के बनने के बाद लोगों को थोड़ा सा ऊंचा भाव देने का लालच किया। 200 करोड़ रुपए का धान उसने खरीदा, सबको पर्ची देता रहा कि 1 महीने के बाद पेमेंट होगी। 200 करोड़ रुपए का किसानों का धान तोल के वो व्यापारी भाग गया। दुकान भी किराए की थी और फर्नीचर भी किराए का था, वहां का किसान करके खा रहा। ये होगा। इस कानून बनने के बाद अडानी हिमाचल में गया, सेब खरीदने शुरू किया। अडानी ने 20 रुपए किलो का भाव था, जो पुरानी मंडियां थी 14 रुपए का भाव था उसमें। इसने 14 रुपए के भाव को 20 रुपए में बना के 3 साल तक हिमाचल के किसानों की व्यवस्था थी वो छिन्न भिन्न हो गई, और उसकी छिन्न भिन्न होने के बाद आज ये अडानी हिमाचल के किसान का 8 रुपए में सेब खरीद रहा। यही होगा,
ये मंडियां प्राइवेट बनेगी, थोड़े दिन आपको ऊंचे भाव का झांसा दिया जाएगा, सरकारी मंडी व्यवस्था को खत्म करके, और फिर आपकी जो लूट होगी उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कृष्णा जी ने उदाहरण दिया जियो का, जिस तरह से एडिक्शन दिया। कृष्णा जी मैं आपको बता दूं, जियो के आने से इनका खर्चा तो बढ़ा ही है। 1.25 लाख आदमी जो जियो में नौकरी, जो BSNL में नौकरी करते थे, उनकी नौकरियां चली गई। वो 1.25 लाख आदमी कौन थे? आपका भाई था, मामा था, चाचा था, ताऊ था। 1.25 लाख का रोजगार ये अकेला रिलायंस वाला खा गया। तमाम व्यवस्था पे काबू करने का एक षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ी चाल है। ये कहते हैं कि हमने किसान को छूट दे दी, किसान जहां चाहे अपना माल बेच सकता। अपनी सरसों को मद्रास बेच सकते हो क्या? सरदार शहर के लोग अपनी फसल को सरदार शहर से आगे चूरू में नहीं ले जा सकते। जयपुर तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, और ये कह रहे देश में मद्रास बेचो, केरल बेचो। इनका फूफा बैठा केरल में खरीदने वाला, किसको बेच देंगे? एक रेल चलाई है, एक रेल चली है बेंगलोर से आई, वो एक रेल जो पहली बेंगलोर से दिल्ली आई, और कहा किसान अपना सामान दिल्ली ले जाके बेचे। 4 दिन में वो रेल आई। 100वीं रेल प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाई पिछले महीने। 100वीं रेल चली बनारस से सियालदह गई। कह रहे किसान रेल चला दी है, किसान अपनी सब्जी लेकर रेल के माध्यम से जाके दूर बेचे। आप यहाँ जयपुर से टमाटर लेके 4 दिन में बेंगलोर जाओगे, उस टमाटर की हालत क्या होगी ये बता दो। उसको स्टेशन पे खरीदने वाला मिलेगा, वहां भी मंडी ढूंढनी पड़ेगी, और मंडी में जो आड़ती मिलेगा वो कौन सा भला मानस मिलेगा? वो मोदी का एजेंट मिलेगा। कौन मिलेगा? मतलब बेवकूफ बना रहे हैं। या तो ये बेवकूफ है सत्ता में बैठे लोग, या ये किसान को बेवकूफ समझ रहे हैं। जो नीतियां बन रही हैं उनमें आपका कोई नाम निशान कहीं नहीं है। ये कहते हैं किसान स्टोर करेगा, किसान को हमने छूट दे दी, किसान अपने अनाज का स्टोर करे। किसान अगर स्टोर करने की हालत में होता तो मोदी तू राज ना करता। किसान तो बीज उधार लेता है, किसान खाद उधार लेता है, किसान फसल से पहले 6 महीने तक अपने घर का सामान उधार लेता है। जब फसल आने से पहले उस लाला की कलम जो है वो इतनी भारी हो जाती है कि किसान हिल ही नहीं पाता, खेत में ही सामान तुलवा देता है। कहाँ बेचेगा सामान? कैसे स्टोर कर लेगा किसान सामान? आपका क्षेत्र तो फिर भी कुछ ठीक है। इस देश में 70% किसान ऐसा है जिसके घर में मेहमान आ जाए तो उसकी चारपाई पड़ोसी की बैठक में डालता। स्टोर करने के लिए तो स्टोर रूम चाहिए ना। पहली बात तो उसकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है वो स्टोर कर ले। दूसरी बात, उसको स्टोर करने के लिए जो गोदाम चाहिए वो व्यवस्था उसके पास नहीं है। मजाक करते हैं किसान से, बड़ा मजाक करते हैं किसान से। इन्होंने एक एसेंशियल दूसरा जो कानून एक बना है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो परिवर्तन किया। पहले क्या होता था, कोई भी व्यापारी एक सीमा से ज्यादा सामान अपने गोदाम में नहीं रख सकता था। इन्होंने अडानी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अडानी को बोल दिया तू जितने भी गोदाम बनाएगा उसको भरने की गारंटी भारत सरकार की है। ये MOU साइन हुए 8 महीने हो गए। इस कानून के आने से पहले ये करार अडानी से कर लिया गया था, और अडानी की भंडारण क्षमता जो है वो 8.5 लाख मेट्रिक टन है। 8.5 लाख मेट्रिक टन का आप पूरा राजस्थान उत्पादन नहीं करता। इतने बड़े गोदाम बना के बैठा हुआ है, उसको भरेंगे कहां से? इसलिए इन्होंने वो कानून खत्म कर दिया जो एक आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून में जो सीमा थी वो खत्म कर दी। अब क्या होगा? आपकी सरसों आ रही है, अडानी के गोदाम में 2 लाख टन सरसों होगी तो वो सरसों को बाजार में निकाल देगा। आपकी सरसों का 1000 रुपए क्विंटल भाव गिर जाएगा जिस दिन अडानी की सरसों बाजार में आएगी। आपसे वो सरसों खरीद लेगा
जब उसके गोदाम भर जाएंगे तो वो बाजार को दबा लेगा, उसके बाद वो ताला लगा देगा, उपभोक्ता का इलाज कर देगा। वो मारेगा उत्पादक को भी और वो मारेगा उपभोक्ता को भी। ये जो शहर के लोग हैं या उपभोक्ता जो है वो गलत फहमी में ना रहे कि वो नहीं मरेंगे, किसान मरेंगे तो वो भी मरेंगे। पूंजीपति अपने मुनाफे के लिए व्यवसाय करता, किसी के भले के लिए व्यवसाय नहीं करता। ये तमाम कानून, एक और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून लेके आए। उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है कि कॉन्ट्रैक्टर अगर आपकी फसल की क्वालिटी ठीक नहीं है, अगर उसका साइज ठीक नहीं है तो वो रिजेक्ट कर सकता। किसान के हाथ में नहीं होती क्वालिटी, क्वालिटी तो कुदरत के हाथ में होती है। एक दिन हवा तेज चल जाए तो क्वालिटी में फर्क पड़ जाता, बरसात हो जाए तो क्वालिटी में फर्क पड़ जाता, धूप ज्यादा हो जाए, गर्मी ज्यादा हो जाए तो क्वालिटी में फर्क पड़ जाता। होगा क्या, वो व्यापारी अगर माल महंगा होगा, भाव महंगा होगा तो आपका माल ले लेगा, सस्ता होगा तो आपका माल रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है। ये तीनों कानूनों के बारे में मैंने संक्षेप में आपको बताया क्योंकि ये बहुत से रह करते हैं। उस कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये भी है कि वो आपकी जमीन पे जो फसल बोएगा फसली ऋण ले सकता है कॉन्ट्रैक्टर, और जो फसली ऋण लेगा वो आपके खाते में चढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर तो छोड़ के भाग जाएगा, पटवारी आपके उस कागज से काटेगा नहीं उस कर्जे को। पटवारी ने यही कहना है कि लेके आओ, तुम्हारा ठेकेदार था, लाओ पैसे भरवाओ तब ये कटेगा आपके खाते से। तीनों कानूनों में खामियां हैं, तीनों पूरी तरह से ऐसे कानून हैं जो किसान के विरोध में, किसान के हित में नहीं है। आपको अपना फैसला स्वयं से करना है, आपको देखना है कि जिंदा रहना। और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा बाजरे का भाव 2150 रुपए, किसी का बिका 2150 में। हमने ये मांग निरंतर हम उठाते रहे। प्रधानमंत्री कह रहा है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हमारी मांग ये नहीं है एमएसपी थी, है या रहेगी, क्या करें एमएसपी का जब एमएसपी मिलती नहीं है। हमारी मांग ये है जो एमएसपी तय हो जाए, किसान का एक एक दाना उससे कम कीमत पे ना बिके, इसकी कानूनी गारंटी सरकार दे हमको। ये हमारी मांग। प्रधानमंत्री गुमराह कर रहा, उसको पता आंदोलन की मांग है कि एमएसपी की गारंटी हो, एमएसपी सरकार खरीदे या बाजार खरीदे, एमएसपी से कम पे एक भी दाना खरीदा नहीं जा। अभी प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, उसने कहा कि राज्य सरकार की मर्जी है इस कानून को लागू करे या ना करे। मतलब हर केंद्र का जो कानून बनता है उसको राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य होती है। जो कानून ऑप्शनल होता है, राज्य सरकार की मर्जी पे होता है, वो कानून अलग होता है, उसको मॉडल एक्ट कहते हैं। एक एक्ट बनता है, मॉडल एक्ट के नाम से बनाया जाता है, राज्य सरकार को यह अधिकार होता है वो अपने राज्य में उसे लागू करे या ना करे। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो आया था, जो इस मोदी जी की सरकार आने के बाद जो संशोधन ये करना चाह रहे थे, जिसका हमने विरोध किया, केंद्र में तो वो नहीं बन पाया, लेकिन उसको मॉडल एक्ट बना दिया गया और आपकी राजस्थान में जो सरकार थी उसने आपके राजस्थान में आप लोग क्योंकि संगठन है नहीं राजस्थान में, डर आपका है नहीं उनको, आपके यहाँ जो चाहता है जैसे चाहता है वैसा कर देता। पंजाब हरियाणा में उसको नहीं लगने दिया क्योंकि संगठन उनके हलक पे लाठी अड़ा के काम करता। बीकेयू वहाँ पे मजबूती के साथ खड़ी रहती है, सरकार एक कदम भी उठाए तो बीकेयू झपट के उसका पैर फेंस देती है। राजस्थान में इसलिए उत्पीड़न होता। हमने आंदोलन किया, हरियाणा का बाजरा राकेश जी और मैं थे 2150 रुपए में तोड़वाया हमने। आपका उनका फैसला ज्यादा नहीं है, आपके यहाँ भी आने में हमको कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन आपके यहाँ संगठन है ही नहीं, किसके पास आ जाए, कहाँ आ जाए, किसके लिए लड़ ले, किसकी लड़ाई लड़ ले। ये आज मौका, ये मौका संगठित होने का।
ये सरकार तो नागनाथ और सांपनाथ है, दोनों का काम डंक मारना है। विपक्ष में होते हैं तो कुछ बोलते हैं, सत्ता में होते हैं तो कुछ बोलते हैं। इन नेताओं पे ज्यादा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। ये जब सत्ता से बाहर होते हैं तो बहुत उछड़ के लंबी लंबी बात करते हैं। इसी बीजेपी के इन नेताओं ने इन्हीं नेताओं ने जब ये विपक्ष में थे, नरेंद्र मोदी ने वायदा किया 2011 में कि किसान को एमएसपी का कानूनी हक मिलना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी का 2011 का रिकमेंडेशन है। वो फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने रिकमेंड किया। 2014 के चुनाव में इनका वायदा था कि हमारी सरकार बनी तो C2+50 के हिसाब से कीमत तय होगी। C2+50 से अगर कीमत तय होती है तो सरसों की कीमत 6,000 रुपए बनती है, गेहूं की कीमत 2900 रुपए बनती है। ये वायदा था इनका, ये वायदा था इन लोगों का। जब 2012 में मंडी कानून लाया गया, 2012 की सरकार के द्वारा, इनकी नेता पक्ष प्रतिपक्ष थी सुषमा स्वराज, उसने कहा ये मंडी व्यवस्था खत्म हो गई तो देश का किसान खत्म हो जाएगा। आड़ती किसान का ATM कार्ड है, आड़ती से किसान प्यार में, शादी में, हारी में, बीमारी में अपनी पैसे ले लेता, जब चाहे आड़ती से पैसे लेके अपनी जरूरत के काम पूरे करता। इस मंडी व्यवस्था को खत्म ना किया जाए, ये बीजेपी की जो नेता प्रतिपक्ष थी सुषमा स्वराज, उसने लोकसभा में बयान दिया। और जो आज सत्ता में बैठे हैं, ये निर्णय जो उस टाइम पे तालियां बजा के उसका स्वागत कर रहे थे। अब ये मंडी कानून का विरोध कर रहे थे, सुषमा के बयान का स्वागत कर रहे थे। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल जब लाया गया 2012 में, तो इनका नेता प्रतिपक्ष जो राज्यसभा में अरुण जेटली था, उसने ये कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर लागू हुई देश में तो देश के किसान का वजूद खत्म हो जाएगा। अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हुई, किसानों की संख्या घट के 1% से कम किसान है आज अमेरिका में। यूरोप में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हुई, वहाँ 3% किसान है, 3 से 5% तक किसान है। बाकी तमाम लोग मजदूर बन के और मजदूरी कर रहे हैं। सबकी खेती को वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खा गई। सब लाख एकड़ के, 50-50 हजार एकड़ के। अमर राकेश जी एक फार्म पे चले गए, आंदोलन कर रहे थे। भूमि इन किसानों के साथ हम एक आंदोलन कर रहे थे। वो फार्म था, एक मालिक जो उस फार्म का था, उसकी जमीन थी 1,13,000 हेक्टेयर एक आदमी की। वही यहाँ होगा 1,00,000-2 लाख हेक्टेयर का किसान होगा और आपको वहां मजदूरी भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि वहां पे मशीन काम करेगी। आपको ये इलाका छोड़ के पलायन करना पड़ेगा। आप कहीं चूरू में, जयपुर में, दिल्ली में कहीं किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे होंगे। ये लड़ाई किसी जाति की नहीं है, ये लड़ाई कमेरे और लुटेरे की है। किसान बचेगा तो मजदूर बचेगा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और राजस्थान को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। ये चौधरी कुंभाराम की गर्म भूमि है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पूरे देश में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, हर जाति के पास जमीन है। चौधरी कुंभाराम के प्रयास से ये संभव हो पाया था। अपने आप में राजस्थान मॉडल है, यहाँ जाति का सवाल नहीं है, हर जाति का व्यक्ति किसान है। और अगर किसी के पास खेत नहीं भी है तो मजदूर के बिना किसान की खेती नहीं, और खेत के बिना किसान को मजदूरी नहीं। हमको दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। वो एक पुरानी कहावत है हमारे हरियाणा में। आपके राजस्थान में कोई ज्यादा अंतर हमारा हरियाणा राजस्थान में नहीं है। मजदूर और किसान का दामन और लामन का जो साथ होता है वो साथ है। दामन फट जाता है, लामन नहीं फटती। किसान तो अलग होने का प्रयास कर सकता है, मजदूर उसे छोड़ता नहीं है। किसान और मजदूर को कोई जुदा नहीं कर सकता। और ये पहली लड़ाई आजादी के बाद है। हमको इन राजनीतिक पार्टियों ने जातियों में बांट के रखा।
वर्ग में बांट के रखा। ये पहला आंदोलन है, इसमें किसान भी साथ है, इसमें मजदूर भी साथ है, इसमें कोई धर्म का सवाल नहीं है। आपको बहुत जल्दी आप लोग बरगलाई में आते हैं, आपको बहुत जल्दी चौधरी छोटूराम दो बात के गए थे। इस शेखावटी की धरती पे जब अन्याय था, जब राज का शोषण होता था, तो चौधरी छोटूराम 1931 में इसी शेखावटी में आए थे, किसान को मुक्त कराने के लिए आए थे। और मैंने पढ़ा है और सुना अपने बुजुर्गों से, शेखावटी का किसान 1.25 लाख किसान आंदोलन में छोटूराम जी के नेतृत्व में इकट्ठा हुआ था। कुल्हाड़ी और पलकटी लेके किसान एक युद्ध की तैयारी में खड़ा हुआ था। वो समय दोबारा आ गया, वो समय आज फिर आ गया है, आपको फिर संगठित होना पड़ेगा। वो छोटूराम जी ने कहा था कि दुश्मन को पहचानो, बोलना सीखो। बोलना सीखने का मतलब था कि अपनी आवाज को बुलंद करो। जो व्यक्ति अपनी आवाज, जो वर्ग अपनी आवाज नहीं उठाता है, उसका इसी तरह से शोषण होता। 70 साल में किसान को मारा गया। 1967 में एमएसपी शुरू हुई। 1967 में एमएसपी शुरू होने के बाद फसलों की कीमत 19 गुना बढ़ी है और कर्मचारी की तनख्वाह 150 गुना से लेके 300 गुना बढ़ी है। ये जो अंतर आया, आपको केवल 19 गुना बढ़ोतरी मिली और दूसरे जो वर्ग थे वो 150 से 300 गुना उनकी आमदनी बढ़ी। किसान को निरंतर नीति के तहत नीचे ले जाया गया ताकि वो इस खेती को छोड़ के मजदूरी पे आ जाए। आप 70 साल से षड्यंत्र के शिकार निरंतर, लेकिन पहले चोरों में फंसे हुए थे, अब डाकुओं की चुंगल में फंस गए। चोर तो छोड़ देता, डाकू छोड़ता नहीं है। ये डकैत आ गए जिन्होंने आपको अपनी चुंगल में ले लिया, और इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। और आप में बुजुर्गों से ज्यादा नौजवान जिम्मेवार है, जिसने इनको लाके इनको स्थापित करने में। पिछले चुनाव में हमने देखा, मेरा अनुभव, पहले घर का बुजुर्ग तय करता था कि हमको कहाँ जाना है, आज घर का बच्चा तय करता है कि हमको कहाँ जाना है, और बच्चों को पागल प्रसाद जी, लाल जी, ये जो राम के नाम का चोगा पहना आपने, वो दुरुस्ती इसलिए हो रही है। किसान का राम मैंने देखा, किसान का राम आपने देखा। आपने किसी ने अपने पिता को मंदिर जाते देखा? हाथ उठाना कोई। लेकिन राम का नाम लेते देखा। सुबह उठते ही राम राम भाई, राम राम भाई। बैल को खूंटे से खोला, ले राम का नाम। जुआ हल्के रखा, और जैसे ही उसने मुठ पकड़ी हल्की, बोला ले राम का नाम। कोई भी शुभ काम किया, ले राम का नाम। हम राम के बहुत बड़े भगत थे, लेकिन हमारा राम हमारे काम में था, हमारे खेत में था, हमारे बैल में था, हमारे फावड़े में था, हमारे हर शुभ कार्य में राम था। इन्होंने राम को बदल दिया, आप समझे नहीं। इन्होंने राम हटा दिया, जय श्री राम लाके खड़ा कर दिया। आप समझ नहीं पाए कि राम और जय श्री राम में बहुत अंतर है, और इसलिए आज फंस गए हो। आप फंस गए हो। अपने राम को ढूंढ लो। राम आपका है, इनके बाप का नहीं है, वो आपके पास है। ये जो षड्यंत्र करते हैं, कभी एक एक मुट्ठी गेहूं मांगते, कभी चावल मांगते हैं, ये अपनी वोट पकाते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं। राम का आपके इनके भरोसे राम नहीं है। वो सदियों से हमारे साथ है, वो हमारे घर में रहता है, वो हमारे साथ चलता है। आपको समझना पड़ेगा, आप जहाँ आपने चूक की है, जहाँ आपने गलती की है, उस गलती को सुधार लो, ना वजूद को मिटा देंगे। 23 बड़े संस्थान ये बेच चुके हैं। इनके आने के बाद 750 लाख अरब रुपए ये इंडस्ट्री को दे चुके हैं, जो वापस नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अनेक बैंक खत्म हो गए, दूसरे बैंकों में डाल के उनको जिंदा किया जा रहा, मर्जर किया जा रहा। 63-61 हजार करोड़ रुपया केवल 10 61,000 करोड़ रुपया केवल 10 परिवारों का 61,000 करोड़ रुपए का लोन इन्होंने माफ कर दिया। किसी अखबार में पढ़ा आपने? किसान अगर बिजली के बिल के लिए लड़ता, किसान
फसलों के भाव के लिए लड़ता है, किसान अगर ऋण माफी के लिए लड़ता है तो इनके बैंक फेल हो जाते हैं, इनकी सरकार फेल हो जाती है। 10-20 करोड़ अगर राजस्थान के किसान को दिया जाए, करोड़ों किसानों को दिया जाए, तो इनकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। केवल 10 परिवारों का 61,000 करोड़ का कर्जा माफ किया है, उनके नाम भी नहीं बता रहे हैं किनका कर्जा माफ किया। ये इनकी करनी और कथनी में फर्क है। आपको देखना है कि राम भगत बनना है या श्री राम का भगत बनना है। इलाज हो जाएगा, ये देख लो, ठीक हो जाओ और भविष्य को देख के भविष्य की तरफ योजना बना लो। ये किसान की लड़ाई है और हम जिस महत्वपूर्ण काम से आए, पिछले 90 दिन से लड़ाई है। इस राजस्थान में मैंने पूरे राजस्थान में नजर दौड़ाई, लड़ाई में बीड़ा चापा जाता है। कोई भी लड़ाई हो उसमें बीड़ा चापता है कोई व्यक्ति। जब मुझे राजस्थान में किसी में दम दिखाई नहीं दिया और किसी ने उसको बीड़ा चापने की जिम्मेवारी नहीं ली, तो राजा राम जी को मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि इस लड़ाई को आपके सिवाय को संभाल नहीं सकता है। राजा राम जी ने वो बीड़ा चापा। 90 दिन से राजा राम जी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन राजा राम जी बैठे हैं। राजा राम जी हटेंगे भी नहीं। राजा राम जी को ताकत कौन देगा? कितने लोग सरदार शहर से बॉर्डर पे जाने की तैयारी करेंगे? बॉर्डर पे चले, बॉर्डर की तरफ बढ़े। शर्म आती है। लोग कहते हैं टिकरी बॉर्डर पे 1.5 लाख आदमी है, सिंगू बॉर्डर पे 1.25 लाख आदमी है, 1 लाख आदमी गाजीपुर बॉर्डर पे। राजस्थान की जब बात आती है तो कहते 7,000 आदमी है। शर्म आती है। राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है और वीरों की भूमि है। ये लड़े हो आप अन्याय के खिलाफ। ये तो कुंभाराम, दौलत राम सारण, हनुमान जी, उन क्रांतिकारियों की जिन्होंने इस देश में किसान आंदोलन को जन्म दिया, उनकी भूमि। आप क्यों सो रहे हैं? आप किसकी इंतजार कर रहे हैं? ये राजा राम जी बैठे हैं, ये हमारे अध्यक्ष हैं, ये हमारे राकेश टिकैत हैं यहाँ के। इनको अध्यक्ष बनाया जिले का। हर वो व्यक्ति जो किसान यूनियन का बागडोर संभाला है, चाहे वो राकेश टिकैत का प्रतिनिधित्व करता। हमने तय किया है कि करोड़ों की संख्या में किसान दिल्ली को घेरेगा। वो तारीख आपको बता देंगे। वो तारीख आपको राम रतन जी बता देंगे। जिस दिन वहां से ऐलान होगा, आपसे निवेदन करने आए, न्योता देने आए, उस दिन जो भी सवारी मिले और सवारी ना मिले तो पैदल मार्च कर देना। इन दिल्ली के सत्तानशी लोगों को दिल्ली छोड़ के नहीं भगाया तो हमारा भी नाम नहीं। आपने मुझे सुना, सम्मान दिया, मैं आपका आभारी हूँ। भविष्य में फिर बात करेंगे, लेकिन ये प्रतिष्ठा की, हमारे वजूद की, हमारे अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। इसमें सहयोग दें। जय किसान, जय राजस्थान। धन्यवाद चौधरी युगवीर सिंह जी का। आपने राजस्थान की धरती पर चूरू जिले में किसान आंदोलन के लिए किसानों की एकजुटता का जो आह्वान किया है, हम उस पे खरा उतरेंगे। एक बार हाथ खड़े करके समर्थन दे दो, हम आपके साथ हैं। अब हमारे बीच में हम सबके चहेते मुख्य आकर्षक हिंदुस्तान के किसान की आन मान और शान के प्रतीक परम आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे, दूसरी पीढ़ी के नेता चौधरी राकेश जी टिकैत हमारे बीच में आएंगे, हमें संबोधित करेंगे, जिनका हमें इंतजार है। चौधरी राकेश जी टिकैत। मैं निवेदन करूंगा, लालचंद जी मोंड एक बार मंच पे आए। आपका सबका लालचंद जी के साथ और इनकी टीम के साथ सहयोग और समर्थन है, तो ये मांग पत्र जारी कर देंगे। ये पत्र लालचंद जी के नाम जारी कर दें। लालचंद जी को भारतीय किसान यूनियन सरदार सर इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। चौधरी राकेश जी टिकैत इनको नियुक्ति पत्र देंगे। बैठो, उधर चलता है, कोई दिक्कत नहीं, बैठो। आदरणीय सम्मानित मंच, किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथियों, सौरभ
मेरे पुलिस प्रशासन के सभी साथी, पत्रकार बंधु, मेरी माताएं बहनें, आज यहाँ पे राजस्थान तो दूसरी ये मीटिंग है। कल भी हम आए थे, कल भी लेट आए थे, और आज जब दूसरी में जाएंगे तो वहां पे भी लेट पहुंचेंगे। लेकिन बड़ी चीज ये है कि नीचे तब क्यों यहाँ रेत और ऊपर से गर्मी, तो इस संख्या को आप कम नहीं मानना है। क्रांतिकारी बिल्कुल जैसे लोहा नहीं पिघलता, लोहा ये पिघलता तैयार हुआ है। आप में आंटी नटे ये तो जब खेत कटाई होती है, क्रांति को भी बिल्कुल लाइव चल रहा है मेरा पिघल कर तैयार हो, तो ये बहुत काम करेगी अब फोर्स, या पूरी तप जाएगी। हमने बताया यहाँ पे कि जो डिजाइन है ना, डिजाइन कहाँ होना चाहिए था मंच का। हमें बहुत हो रहा है कि हम छाया में बैठे और आप धूप में बैठे, सूरज के सामने आपका चेहरा है, तो हमने कहा कि भाई जल्दी कर दो, क्योंकि मंच इसके विपरीत दिशा में बढ़ना था। नेता के चेहरे पर सूरज होगा तो मंच पे भीड़ कम होगी, और पब्लिक की पीठ पर सूरज होगा तो भीड़ बढ़ेगी। तो हमेशा ये जरूर ध्यान रखें कि सूरज जो है वो नेता मंच के बिल्कुल सामने हो, तो एक तो मंच पे भीड़ कम रहेगी, सीधे चल जाएंगे, और पब्लिक की पीठ पर रहेगा तो गर्मी लगने की आपने से जरूर ध्यान रखना। देखो 2-3 चीजें हो रही है। सरकार मानने को तैयार नहीं है आज भी। 3 बिल ले आए, बिल लाने से पहले देश में गोदाम बने, गोदाम बड़े बड़े गोदाम बना दिए, फिर आए देश में कानून बाद में आए। तो इसका मतलब साठगांठ व्यापारी के साथ वजारत थी, किसानों के साथ में धोखा था। एमएसपी पे कानून नहीं है। जब वो कहा कि एमएसपी पे कानून बना, तो एमएसपी पे इसमें ही नहीं। मतलब व्यापारी माल को आधे में लूटेगा, अपने गोदामों में भरेगा, बाजरा यहाँ पे 11 से 12-13 रुपए किलो बिकेगा, और जब दिल्ली के लोग, शहर के लोग बाजरे का आटा जब खरीदेंगे, अभी खरीदा हमने 4 दिन पहले, 5 दिन, 65 रुपया किलो मिला है, 65 रुपया किलो। आटा बिका 13 रुपए किलो और आटा 65 रुपए का रेट है। इसलिए नहीं एमएसपी पे कानून बनाना चाहते, क्योंकि लुटेरों की सरकार है। ये लुटेरों का बादशाह है, लुटेरों का बादशाह, और आपको साबित करना है कि ये लुटेरों का आखिरी बादशाह साबित हो। यहाँ पे बड़ी बड़ी लड़ाइयां यहाँ पर लड़ी, रियासतों के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ी। यहाँ पे जो क्षेत्र है, लिखा हुआ कुंभाराम आर्य जी की किताबें पढ़ी है, इन्हें बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, किसानों के पक्ष में फैसले लिए। यहाँ पे बहुत आंदोलन हुए, वो पानी के आंदोलन हो, वो जमीन बचाने के आंदोलन हो, रियासतों के खिलाफ आंदोलन यहाँ के लोगों ने करे। यहाँ पे जातिगत समीकरण बहुत गहरे गढ़े हुए हैं। एक नई कौम को याद करना होगा अगर राजस्थान को जिंदा रहना है। कोई भी आपका मंच हो, जब आप किसान संगठन की मीटिंग करो, उस पर 2 चीजों का हमेशा अगर ध्यान रखोगे तो ये राजस्थान का किसान बचेगा। एक तो पॉलिटिक्स की बात मत करना, और दूसरा किसी जाति की बात मत करना। एक नई बिरादरी को जन्म दो, उसका नाम होगा किसान। हमें नहीं पता लगता उत्तर प्रदेश में, इसमें मध्य प्रदेश में बहुत जगह जब जाते हैं कि कौन पदाधिकारी किस जाति का है, लेकिन राजस्थान, कुछ बेल्ट हरियाणा, कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ जगह निकलती है। ये किसान बिरादरी एक है। टिकैत साहब का ये था कि वे होका भी एक पीते थे, सबका इकट्ठा ही पीते थे। आप होका एक कर दो, ये निमट जाएगा, सब निमट जाएगा, केस आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ जाएगी। प्यास आती अपना अलग कर देना, लेकिन होका पानी जरूर एक कर लो।
सारे खेती किसाने वाले लोग हैं। दिल्ली के कानून बहुत सख्त बना दिए उन्होंने। अभी तो बिजली अमेंडमेंट बिल है जिसमें वापसी की उन्होंने बात करी। अगर किसी के पास में दो गायें या 2 भैंसे होंगे, 2 ऊंट होंगे, तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा उसको। ये नहीं अभी आपको जानकारी। सीड बिल आ रहा, बीज का कानून आ रहा है देश में, उसके बीज की पुलिस बनेगी अलग से। अगर आपने कोई कंपनी का बीज बो दिया और किसी ने आपके खिलाफ कार्रवाई करनी, 2 मुट्ठी बीज, 1 किलो बीज आपके खेतों को बगा दिया, और जब आपके वो पेड़ उगेंगे, वो कंपनी आएगी कि मेरा बीज इसके खेत में है, तो आपको पुलिस आपके खिलाफ केस रजिस्टर करेगी। आपका जुर्माना सजा दोनों है उसमें। ये कानून भी लाइन में है। कानून बहुत से आ रहे हैं, उन सब के खिलाफ ये लड़ाई है। ये लड़ाई एक नया कॉन्सेप्ट चला, व्यापार चला है। सोने का व्यापार नहीं अब होने वाला। जो हमारी माताएं जो बहनें बैठती हैं, ये 17 बार एक सोने का इस्तेमाल करती हैं, एक साल में 17 बार उसको पहनती है। लेकिन जो भूख लगती है वो 700 बार लगती है एक साल में। उन्होंने कहा है कि भूख पर व्यापार करेंगे, अनाज को तिजोरी में बंद करेंगे, उनको कोठरियों में बंद करके ऊपर ताले लगाएंगे, चाबी बंबई और विदेशों में रहेगी उसकी चाबी। रोटी बाजार की वस्तु होगी, रोटी को तिजोरी में बंद होगी। जो गरीब आदमी है रोटी के लिए तरसेगा। आपको भूख इतनी लगी है कि टाइम पे उसी टाइम पे रोटियों की कीमत देते हैं होगी। ये देश में नया व्यापार आया है। किसान भी मरेगा, जो कंज्यूमर है वो भी मरेगा। शहर के लोग भी बर्बाद होंगे पूर्ण रूप से। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, किसान भी बर्बाद होगा, आम जनता भी बर्बाद होगी। पेट्रोल के क्या रेट है, दूसरी चीजों के क्या रेट है, डीजल के क्या रेट है, इसकी तरफ कोई नहीं जा रहा। इसकी तरफ आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये आम जनता की लड़ाई है। नाम इसमें किसान और मजदूर का है। इसमें व्यापारियों को भी बर्बाद करेंगे। जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, 4.5 करोड़ लोग हैं जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं। बाहर की कंपनी आ रही, वॉलमार्ट जैसी कंपनी है, उनका पहला टारगेट है कि साप्ताहिक बाजारों को बंद करा जाए। 4.5 करोड़ लोग बर्बाद होंगे, वे कहां जाएंगे? जो हमारा नौजवान है रोजगार छीन रहे हैं पूरा। लेकिन हमको उम्मीद है कि जिस हिसाब से नौजवान आंदोलन में आ रहा है, यह अपनी जमीन बचाने का आंदोलन है, ये रोटी बचाने का आंदोलन है। अगर आप आंदोलन से नहीं जुड़ोगे तो ये जमीनें जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जाएगी, दूसरी चीजों के माध्यम से जाएगी। अगर अपनी जमीन बचानी है तो नौजवान को अपने खेत की मिट्टी से अपनी बॉडी को टच करना पड़ेगा। जब तक वो अपने खेत की मिट्टी को अपने गांव के, अपने घर के मंदिर में नहीं रखेगा, उसकी पूजा नहीं करेगा, वो जमीन बेचेगा, वो इस जमीन को ठेके पर देगा। तो अपने बच्चों का कांटेक्ट अपनी जमीन से करवाओ, ये आंदोलन का हिस्सा होगा। ये खबर नहीं आती। जो हमारे विधायक जी यहाँ पे बैठे हुए ने कहा कि यहाँ पे तो ऊंट गाड़ियों से आंदोलन चला संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान। यहाँ पे है हमारे बहुत से युक्त मोर्चे के लोग। मतलब ऊंट गाड़ी से आंदोलन हुआ, 250 से ज्यादा ऊंट गाड़ियां यहाँ पे चूरू शहर में निकला आंदोलन। ट्रैक्टरों से आंदोलन निकल रहे हैं, विदेशों में लोग ट्रैक्टर से आंदोलन कर रहे हैं। 3.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली की धरती पे गए। मोर्चे दिल्ली की चारों तरफ को लगे हुए हैं। 40 लाख ट्रैक्टरों का टारगेट इस आंदोलन से पूरे हिंदुस्तान में जोड़ने का है। और वे ट्रैक्टर होंगे जो भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिए। आपको तो शायद पता भी नहीं होगा कि 10 साल पुराने ट्रैक्टर आप चला नहीं सकते। अगर आंदोलन फेल होता है तो 10 साल पुराना ट्रैक्टर आपका तोड़ा जाएगा। डीजल से चलने वाला पंपिंग सेट आपका तोड़ा जाएगा। क्या किसी किसान की हैसियत है कि 10 साल में ट्रैक्टर खरीद ले? यहाँ 20-20 और 30 साल पुराने भी ट्रैक्टर होंगे।
हमने वो ट्रैक्टर जो चलवाए वो ट्रैक्टर थे जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर थे। दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर ट्रैक्टर चला। ये ट्रैक्टर फिर चलेगा। ये ट्रैक्टर जो भी आंदोलन में शामिल होंगे उनकी संख्या 40 लाख होगी। पूरे हिंदुस्तान भर में जाएंगे हम। इन्होंने कहा कि बंगाल की क्यों बात करते हो? झारखंड के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ से ट्रैक्टर लाने की जरूरत नहीं। झारखंड से कई हजार ट्रैक्टर बंगाल में जाएगा। ये ट्रैक्टर लेकर किसान बंगाल में जाएगा। ये ट्रैक्टर तो किसान का टैंक है। ये ऊपर खापड़ देते टीलों को तोड़ता है, ये बंजर भूमि को तोड़ता है। ये जाएगा। ये राजस्थान का ट्रैक्टर है भी। जब मिट्टी साफ करने यहाँ के लोग पूरे हिंदुस्तान भर में जाते हैं तो ये आंदोलन के लिए भी जाएगा। ये बंगाल में भी जाएगा। ये गुजरात में भी जाएगा। लगा हुआ है आपका गुजरात को भी आजाद करवाना है। गुजरात भी बंधन में है। वहां के लोग अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो मुकदमे होंगे और जेलों के अंदर बंद होंगे। ये आंदोलन आपका जारी रहेगा। लड़ाई कितनी भी लंबी चले, आपकी एक नजर गांव के खेत पर रहनी चाहिए, दूसरी नजर दिल्ली के आंदोलन पर रहनी चाहिए और तीसरी नजर जो संयुक्त मोर्चे के 40 लोग हैं, भारत सरकार उन कमेटी से बात करें। हमने बार बार कहा है कि हमारा मंच भी वही रहेगा और हमारे पंच भी वही रहेंगे। पूरे देश के किसानों की नजर उन 40 लोगों पे है। एक नजर वहां पे भी हमारी रहेगी। हमारा ना पंच बदलेंगे ना हमारा मंच बदलेगा। पूरे देश में जाएंगे, सारी जगह मीटिंगें करेंगे और आंदोलन लंबा चलेगा। ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये बड़ी लड़ाई है। रोटी की लड़ाई है। जो किसान हमारा है, जो नौजवान है, उसकी लड़ाई है। हमने गांव के लोगों ने कहा कि हम एक फसल की कुर्बानी देंगे। ये सर छोटू राम की एक आवाज थी। तो हमने कहा कि एक कुर्बानी किसानों को देनी पड़ेगी। किसानों ने कुर्बानी अप्रैल की उसकी बात नहीं करी, उन्होंने अपने खेतों की जुताई कर दी। तो आपने बहुत खबरें देखी होगी। हमने उनको रोका है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। जो गांव की कमेटी है, अगर कोई किसान मोर्चे पर रहेगा तो उसकी कमेटी के जो गांव के लोग हैं वो उसको खेत का काम करेगा। ये कमेटी आपको बनानी पड़ेगी। एक गांव से एक ट्रैक्टर 15 आदमी, उनको रिपीट करते रहो। अपने गांव का घर गांव में रखो। किसी बाहरी आदमी को ठगे बहुत आएंगे पर्चीबाज। बाहर के आदमी को पैसा नहीं देना किसी को। अपने गांव का घर गांव में रखो और अपने गांव का एक ट्रैक्टर आपके मोर्चे पर जाए वहां पे। ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा? देश की आजादी जब हुई तो 90 वर्ष आंदोलन चला था। 90 साल लगे थे उसमें। ये किसान की आजादी की लड़ाई है, ये लंबी चलेगी। सामने वाले बहुत ताकत हम लोगों ने उनको दी, बड़ी सरकारें बन रही उनकी, लेकिन किसान भी हटने वाला नहीं है। अब ये कह रहे कि किसान गर्मी में चला जाएगा। ये किसान ना गर्मी में जाएगा, ये तो तपती हुई धूप में खेत की कटाई करता है। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री नहीं होगा तो ये किसान का खेत नहीं पकता, उसका भूसा ठीक नहीं बनता। वो चने जब काटता है तो टेम्परेचर अगर हल्का रहेगा तो चने की क्वालिटी खराब हो जाएगी, गेहूं की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो हम तो ऊपर लेवल से करते हैं कि गर्मी तो दे दें, जब तो भूसा ठीक होगा। इनको क्या पता है कि भूसा कैसे ठीक होता है? ये तो भूसे को सर्दी में चाहते हैं कि भूसा का कटिंग भी और सर्दी भी हो, कैसे हो जाएगा? ये किसान गर्मी में भी आंदोलन करेगा, ये किसान आने वाली बरसात में भी आंदोलन करेगा और ये जब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा और हमारी कमेटी से भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी। आंदोलन को आप जिंदा रखो और जिन लोगों ने भी यहाँ पर सहयोग दिया उन सबका धन्यवाद। सभी पुलिस प्रशासन का धन्यवाद, जो यहाँ पाए सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद, समस्त कमेटी का धन्यवाद और जो लोग यहाँ पाए संयुक्त मोर्चे के भी बहुत लोग हैं यहाँ पे। राम रतन जी,
मूलचंद मोड़ जी, ताराचंद सारंग जी, ये सारे के सारे लोग हैं जो रियासतों के खिलाफ भी बड़े लड़ाई लड़ी। कुंभारा मालिया जी ने लड़ाई लड़ी, चौधरी हनुमान सिंह बुढ़ानिया, मैंने इनकी किताब पढ़ी और बड़ा इंटरेस्ट किताब को आया। जब पढ़ते रहे कैसे कैसे रियासत अत्याचार करती थी और वे किसान वहां पे आंदोलन करते थे, कैसे उनकी जमीनों पे कब्जे होते थे, बड़ा रियासतदार फिर छोटा रियासतदार, उनके खिलाफ आंदोलन चलते थे। वे तो आंदोलनकारियों की भूमि है। आप